अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 27 नवंबर है, बुध का दिन है, जिस वक्त यह वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8 बज चुके हैं। और आज मैं आपको गुज़िश्ता शब पाकिस्तानियों के ऊपर, निहत्ते अवाम के ऊपर, निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर क़यामत सुगरा टूट पड़ने की वो दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो आपको ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया सुनाएगा, ना अखबारात की शह सुर्खियों में कहीं वो खबर आपको दिखाई दे देगी, और ना ही सोशल मीडिया के ऊपर उसकी ज्यादा चर्चा या बात हो रही होगी, क्योंकि ये वो तमाम हकायक हैं जिस तक पहुंचने के लिए हमने 24 घंटे कमोबेश इंतजार किया है। जिम्मेदारी की बात होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं हो जाए, क्योंकि एक तरफ हमारी रियासत है, हमारी हुकूमत है, दूसरी तरफ इस रियासत के असल मालिक यानी अवाम पाकिस्तान है। और जो क्लैश हुआ, उस क्लैश की असलियत क्या थी, हकीकत क्या थी, मामला शुरू कहां से हुआ, इसमें मुजाहिरीन का क्या कोई कसूर था? मेरी नजर में कोई कसूर नहीं था। हुकूमत का कसूर था, 100% कसूर बनता है। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा आपसे थोड़ी देर पहले असद कैसर साहब ने डेथ टोल का जो क्लेम किया है, यानी जो टोटल शहादतें बताई हैं, उसका नंबर उससे कई गुना बड़ा है जितना पोली क्लिनिक बता रहा है, और जितना बड़ा डिफरेंस पोली क्लिनिक और पिम्स के आदाद शुमार के दरमियान है। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया? अभी तक गूमगू की कैफियत क्यों है? इस पर से पर्दा हमारे एक सहाफी दोस्त ने उठा दिया है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी तफसीरात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डेटा से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टाग्राम का मेरा जो वेरीफाइड अकाउंट है उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आपने इसको देख लेना है। डीएम करना चाहें वहां डायरेक्ट कर सकते हैं। टॉप स्टोरी, निहत्ते मुजाहिरीन पर कयामत टूटने की दर्दनाक दास्तान। 24 नवंबर से तहरीक का सफर शुरू हुआ। पूरे पाकिस्तान से कारकुनान अवाम इकट्ठे हुए। 26 नवंबर तक यह मरहला आगे बढ़ा। 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन, मरकजी कायदीन जो कंटेनर के ऊपर मौजूद थे, उनके दरमियान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुबैना तौर पर मुकालमा हुआ, और उनको यह यकीन दहानी कराई गई कि आपके ऊपर किसी किस्म का फायर नहीं खोला जाएगा। अगर आप पुरअमन रहेंगे, आराम से अपना काम करते रहेंगे, सिर्फ एहतजाज करते रहेंगे, तो आपको नहीं छेड़ा जाएगा। उसके बाद गुज़िश्ता शब अचानक रात 2 बजे पता चला कि फायर खोल दिया गया। इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया है। अल जजीरा की स्टोरी है, सीएनबीसी की स्टोरी है, बाकी न्यूज पोर्टल्स की स्टोरी है, जो ग्राउंड के ऊपर रिपोर्टर्स मौजूद थे उनकी स्टोरी है कि बराह रास्त वहां पर फायर किया गया। अब क्योंकि मैं ग्राउंड पर मौजूद नहीं था, इसलिए मैं इसकी तस्दीक सिर्फ वीडियोज के जरिए तो कर सकता हूं, लेकिन मैंने खुद वहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग नहीं की, तो मैं इसको सनद तस्दीक भी नहीं दे सकता। यह जरूर कहा जा रहा है, नेशनल मीडिया के ऊपर थोड़ी देर पहले मियां आमिर साहब के टीवी चैनल दुनिया न्यूज के ऊपर एक रिपोर्टर ने बोला कि हां, फायरिंग रेंजर्स की तरफ से भी की गई है, और गन शॉट थे, यानी बुलेट के फायर से। इसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है कि गन शॉट से या बुलेट के फायर थे और वो लोगों को लगी हैं। अब उसमें कितनी शहादतें हुई, ये एक ऐसी बहस है जो अभी तक हल तलब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीजनड रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब ये दावा करते हैं कि 430 अफराद शहीद हुए हैं। ये कारकुनान है अवाम पाकिस्तान के, 430 लोग शहीद हुए, जबकि 9 से ज्यादा जख्मी हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए पोली क्लिनिक और पिम्स के दरमियान जो मुकाबला चल रहा है लाशों की तादाद बताने का, पोली क्लिनिक टोटल 2 बंदे शहीद बताती है, 24 के करीब जख्मी बताती है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जितने भी जख्मी थे या जो शहीद हुए हैं, वो गन शॉट से, यानी बुलेट लगने से, असली गोलियां लगने से, इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक शहीद हुए। पोली क्लिनिक अभी तक जो रिपोर्ट दे चुका है उसके मुताबिक तो यही है, जबकि पिम्स की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत मुख्तलिफ अंदाज से कमेंट कर रहे हैं। अब कल रात जो कुछ हुआ उसमें, यानी जो रेंजर्स ने या सिक्योरिटी फोर्सेस ने या पुलिस ने फायर खोला है, उससे पहले कुछ शरपसंद अनासिर वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कपड़ों में मलबूस या उनके लिबादे में मुतादिद अमलाक को आग लगाने की कोशिश करते रहे, खंभों को आग लगाने की कोशिश करते रहे। उसकी फुटेजेस मुबैना तौर पर आ चुकी हैं, मुतादिद रिपोर्टर्स जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे वो शेयर करते रहे। फिर जब आंसू गैस की शेलिंग हुई है, एक बड़े मैसिव लेवल की, मैसिव स्केल की शेलिंग, उसके दौरान गन शॉट्स हुए हैं और मुतादिद शहादतें हुई हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अंदाज से कमेंट कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं मतीउल्लाह जान साहब,
وہ کہتے ہیں کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی پیمز ابھی تک کل کے آپریشن میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کے سرکاری اعداد و شمار جاری کرنے میں ناکام ہے۔ ذرائع کے مطابق پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر پروفیسر رانا عمران سکندر کے دفتر میں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے صحت ملک مختار احمد کے ساتھ کافی دیر سے کمرے کو کنڈی لگا کر ہنگامی ملاقات جاری ہے۔ یہ تھوڑی دیر پہلے کا ٹویٹ ہے متی اللہ جان کا، یعنی پیمز اسپتال کا جو ترجمان ہے اس کے کمرے میں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر بیٹھے ہیں اور کنڈی لگا کر بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسپتال کی ترجمان ڈاکٹر اونیزا کے مطابق ادارہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی اصل تعداد بتانے سے قاصر ہے اور ابھی حتمی فہرستوں پر کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کام کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے۔ بہت سارے مجھے ڈی ایمز آئے انسٹاگرام کے اوپر، لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں اور اس کی تعداد سینکڑوں میں ہے کہ میرا فلان رشتہ دار، میرا بھائی، میرا کزن، میرے والد، میرا بیٹا مل نہیں رہے، غائب ہے۔ تو بھائی جو مظاہرین نہیں مل رہے انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے، یہ بنیادی سوال ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں گئے۔ اب اس کا جواب حکومت یا ریاست کو دینا ہے۔ حکومت جو طریقہ کار اپنا کر بیٹھی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، انہوں نے نہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے، وہ اپنے انداز سے چل رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ ایک نارمل ٹرینڈ ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن بڑے بڑے قافلے لا کر دھرنے دے کر بیٹھ جاتی تھی۔ شروع میں 2019 میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکتوبر میں ایک بڑا دھرنا دے دیا تھا اور رات کی سخت سردی میں لوگ جو ہے وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب نے آرڈر کیے تھے کہ میڈیکل کیمپ لگائیں، ان لوگوں کا خیال رکھیں، ان کو کمبل کی ضرورت ہے کمبل پرووائڈ کریں، کھانے کی ضرورت ہے کھانا پرووائڈ کریں، جن کا بنیادی حق ہے۔ پھر عمران خان صاحب کی جب حکومت جا رہی تھی تو مریم نواز شریف صاحبہ ایک بڑا لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئیں۔ اسی طرح سے حمزہ شہباز شریف صاحب لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئے۔ آخری 6 مہینے میں بلاول بھٹو بھی 20-25 ہزار کا لانگ مارچ لے کر ڈی چوک اسلام آباد پہنچے۔ لیکن جو حرکت گزشتہ روز کی گئی ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل، یہ تو ویسے پولیٹیکل ہے ہی نہیں، نان پولیٹیکل ہسٹری ہے، اس کے اندر آج تک اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اب اسد کیسر صاحب جس طرح کلیم کرتے ہیں کہ 430 افراد اسد کیسر صاحب کے مطابق شہید ہوئے اور تقریباً 900 زخمی ہوئے، تو سب سے پہلا سوال اسد کیسر صاحب سے پوچھنا چاہیے یا پھر ان کی لیڈرشپ سے کہ آپ کے 430 ساتھی غائب ہو گئے، شہید ہو گئے آپ کی نظر میں، اور آپ واپس چلے گئے ان کی لاشیں لیے بغیر۔ یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ اور آپ آج کسی اور جگہ کے پی کے اندر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے یہ کہتے ہیں، یعنی علی امین گنڈا پور صاحب، کہ ہم تو دھرنا دے کر بیٹھے اور ضروری نہیں ہے کہ لوگ دھرنا دے کر بیٹھے رہیں، لوگوں کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک ہے اگر واقعتاً اتنا بڑا میسکر ہوا ہے، اتنا بڑا، جس میں یہ لوگ اب کلیم کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کلیم کر رہا ہے، اور ظلم جبر بربریت کی داستان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس سے بڑھ کر افسوسناک واقعہ کیا ہوگا؟ میں نے اپنی ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ایک نماز پڑھ رہا تھا بندہ کنٹینر کے اوپر، کچھ رینجرز کے اہلکار آئے ہیں، انہوں نے ان کو دھکا دیا ہے اور نیچے گرا دیا ہے، اور 3 منزلہ بلڈنگ سے سمجھ لیں کہ وہ نیچے گرا ہے۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ نماز پڑھنے کے دوران دشمن جنگیں روک دیا کرتا ہے، یہ اسلامی تاریخ ہے، جنگیں روک دیا کرتا ہے، اور 2 منٹ کے لیے صبر کیا جاتا ہے کہ اس کو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھ لینے دو۔ اتارنا مقصود ہے نا، تو اتارنے کے 10 طریقے ہوتے ہیں، لیکن وہ افسوسناک مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس طرح کی فسطائیت اور جبر کے ماحول کے اندر آپ بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، آپ بات کرتے ہیں آزادی اظہار رائے کی، اور آزادی اظہار رائے، میں آپ لوگوں سے، آج ایک دوست نے مجھے بڑا زبردست آڈیو نوٹ بھیجا، فیصل آباد سے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جمیل بھائی یہ جتنے بھی نیوز چینلز ہیں، بڑے بڑے نیوز چینلز، ان کا ڈیجیٹل میڈیا تو ہمیشہ پرو عمران دکھا رہا ہے اور نیشنل میڈیا جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کمائی وہ ڈیجیٹل میڈیا سے کر رہے ہیں، اور ملینز آف سبسکرائبر انہیں سبسکرائب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے انٹرٹینمنٹ ٹی ویز کو بھی۔ تو سب سے پہلے اگر آپ پہ تھوڑی سی ضمیر یا تھوڑی سی غیرت ہے، جتنے بھی میرے فالوورز یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان چینلز کو، ان کے نیوز پورٹلز کو انسبسکرائب کیجئے، انفالو کیجئے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پچھلے 2 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بکاؤ ہے، یہ کمرشل میڈیا ہے، اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، ان کے منہ بند کیے جا چکے ہیں، انہیں کمرشل دیے جا چکے ہیں، اور انہوں نے یہی کرنا تھا، تو سب سے پہلے ان کو انفالو کیجئے۔ اب میں یہاں پر آپ کو یہ ہمارے مین سٹریم یہ ٹی وی اینکرز ہیں، یہ اپنے آپ پہ انٹلیکچوئلز ہیں، طلعت حسین صاحب، سنیے، انقلابی لطیفے،
फौज पीछे खड़ी हो तो 126 दिन और आगे खड़ी हो तो खाली 26 मिनट। डी चौक पर 26 नवंबर की शब, लाइटें बंद। बुशरा ने कहा जो जाना चाहता है चला जाए। रोशनी वापस आई तो वर्कर ने देखा बुशरा और गंडापुर दोनों गायब। ये तलत हुसैन साहब है, ये मुल्क के मारूफ सहाफी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर हैं। ये वो कमेंट कर रहे हैं हम इतनी कोई 5 स्टार किस्म की बेगैरत कौम है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर 2 नंबर समझे जाने वाले, दलाल समझे जाने वाले लोगों को अपने इलाके के अंदर, यानी अपने शहरों के अंदर और अपनी दानिश्त में आइंस्टाइन बना रखा है। ये जुमले हैं। एक मैसेकर नाम की चीज हो गई है जिसको लेबल कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया और हमारा मीडिया भी। हमारे जो वहां पर ग्राउंड पर रिपोर्टर्स है वो ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उसको रिपोर्ट करने की बजाय ठट्टे उड़ाए जा रहे हैं। ये इस तरह उड़ा रहे हैं जैसे इनकी मौत नहीं आनी। ठीक है, आपके साथ कुछ पर्सनल नाइंसाफियां हुई होंगी माजी में, लेकिन उसका मतलब यह तो नहीं है कि आप अपनी हकीकत को, असलियत को भूल जाएं। आज के दिन की जो हेडलाइन थी इसकी जंग अखबार की, फाइनल कॉल देने वाले दुम दबाकर भाग गए। अब आप देखें, इतना हैवी गन फायर हो जहां पर दुनिया का ताकतवर से ताकतवर तरीन शख्स अगर अनआर्म्ड है, आर्म्ड भी है तो वहां पर नहीं बैठेगा, जब उसको पता है कि दूसरी तरफ आर्म्ड रिटेलिएशन है। अव्वल तो इस तरफ से रिटेलिएशन भी नहीं, बड़े पुरअमन मुजाहिरीन थे। उस सूरत में हमारा ये मेन स्ट्रीम मीडिया का जो बड़ा अखबार है, जंग एक्सप्रेस, बाकी सारे अखबार हेडलाइन क्या लगा रहे हैं, ये हेडलाइन लगा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बयान देख रहा था जनाब जावेद हाशमी साहब का। वो फरमाते हैं लाल मस्जिद के सानहे में 400 के करीब लाशें नहीं मिल सकी और इत्तला के मुताबिक कल के क्रैकडाउन के बाद तकरीबन 200 के करीब लाशें लवाहिकीन को नहीं मिल रही। उस वक्त का आमिर परवेज मुशर्रफ था और उसके अंजाम से सब वाकिफ हैं। इस सानहे को करवाने वाले का अंजाम क्या होगा? इंतहाई अफसोसनाक है, दिल गिरफ्तगी की बात है, लेकिन हकायक यही है। आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, जिस वक्त आप जो वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है एलामिया भी आ जाए, हुआ है। उसमें आलिया हमजा मलिक साहिबा ने फट पड़ी है कि ना आप बुलाने में देर लगाते हैं, ना भगाने में देर लगाते हैं, कुछ हमसे भी पूछ लिया करें, हम भी इंसान हैं। तो ये हालात हैं। इन हालात के अंदर, जिन हालात के अंदर पूरी दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, डिजिटल इकॉनमी फ्लॉरिश कर रही है, हमारे यहाँ हाथी को उड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, हमारे यहाँ कुत्ते को स्विम करता हुआ दिखाया जा रहा है, बस ये चल रहा है। एलन मस्क कहाँ से कहाँ पहुंच गया, डोनाल्ड ट्रंप, मोदी, इंडिया, बांग्लादेश, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, चाइना, और हम उनकी फायरवॉल यूज करके समझते हैं हमसे बड़ा थन्ने खां कोई नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत अफसोसनाक है। इसके ऊपर इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, बाकी तमाम दोस्त, डॉक्टर शहबाज गिल वगैरह कमेंट कर रहे हैं और यह मकबूल जहां सबका ट्विटर हैंडल खामोश है। वक्त के साथ साथ मजीद अपडेट्स भी देता है, दिल गिरफ्तार है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।